विश्वास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान साथियों, भीड़ में अलग नज़र आने का मतलब है कुछ तो खास बात है आप में, कुछ तो विशेष योग्यता है आप में, और जिक्र भी उन्हीं का होता है जिनमें कोई खास बात होती है। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में जिक्र किया हमारे एक प्रगतिशील युवा नवाचारी किसान मोहम्मद असलम जी का, उनके नवाचारों की सराहना की। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम जानेंगे उनकी कृषि यात्रा, उनके अनुभव के बारे में, उनके नवाचारों के बारे में विस्तार से। तो चलिए देर किस बात की, आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। पशुओं के लिए वरदान साबित हो रहा कैक्टस का हरा चारा, सीड ड्रिल मशीन से करें बीजों का रोपण, गाय के गोबर से बनी टाइल से बढ़ाएं आमदनी, बारिश के सीजन में करें ककोड़ा की खेती, और बंजर धरती को उपजाऊ बनाएगा थर्मल कचरा। पश्चिमी राजस्थान में कैक्टस का चारा पशुओं, खासकर बकरियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। रेगिस्तानी खेतों में इस नवाचार से पशुओं को कैक्टस के पत्तों से साल भर हरा चारा मिल रहा है। इससे बकरियों में दूध की मात्रा और उनका वजन बढ़ जाता है। कैक्टस का पत्ता बकरी का वजन भी बढ़ा देता है, इसलिए पशुपालक कैक्टस को पसंद कर रहे हैं। भेड़, बकरी, गाय, भैंस बिना रीढ़ के कैक्टस खाते हैं। इसे खेत में लगाने के लिए कटीली बाड़ की जरूरत होती है। कैक्टस की पत्ती लगाई जाती है। ये 6 महीने में बनकर तैयार हो जाता है। 1 दर्जन बकरियों के लिए 100 कैक्टस काफ़ी हैं। बाड़मेर में वर्ष 2015-16 में प्रायोगिक तौर पर बिना रीढ़ के कैक्टस लगाए गए थे, जो बिना पानी के फले फूले। इससे पशुपालकों को काफ़ी सहूलियत हुई। इसके बाद नाबार्ड के आर्थिक सहयोग से वर्ष 2019 से किसानों के सूखे खेतों में कैक्टस लगाने का काम शुरू हुआ। इसके रोपण के लिए वर्षा ऋतु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके पौध की उम्र लगभग 30 से 40 वर्ष तक होती है। सीड ड्रिल खेती में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो बीजों को भूमि में गाड़ने के उपयोग में काम में आता है। कृषि को उन्नत और समृद्ध बनाने के लिए तरह तरह के आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इन यंत्रों के प्रयोग से हमारी फसल तो अच्छी होती ही है, साथ ही समय और धन की भी बहुत बचत होती है। इन्हीं कृषि यंत्रों में एक महत्वपूर्ण कृषि यंत्र है सीड ड्रिल मशीन, जो बीजों को भूमि में गाड़ने के लिए उपयोग में आती है। सीड ड्रिल में बीज भरे जाते हैं। सीड ड्रिल में बीजों को सही गहराई में बोने के लिए गहराई सेट की जाती है। ये सेटिंग बीज की प्रकृति, फसल के लिए आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है। जब ये मशीन आगे बढ़ती है तो उसके नीचे मौजूद गहराई सेटिंग के अनुसार बीजों को भूमि में छोड़ा जाता है। सीड मशीन के बारीक नोजल्स भूमि में छेद करते जाते हैं। ये मशीन बीजों को एक निश्चित दूरी के साथ रोपित करती जाती है। इससे बीजों का उचित वितरण होता है, जो फसल के स्वस्थ विकास और उत्पादकता में मदद करता है। कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाने के लिए महिलाएं गोबर की टाइल से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकती हैं। पशुपालन करने वाले किसान अब तक दूध, दही, घी, छाछ और पनीर बेचकर पैसा कमा रहे थे, लेकिन अब पशुपालक मवेशियों के गोबर से भी बढ़िया कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आप घर बैठे गोबर से बनी टाइल्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको बहुत अधिक रुपए खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही कम लागत में बढ़िया मुनाफा होगा।
महिलाएं इस बिजनेस को अच्छे से कर सकती हैं। गर्मी के दिनों में गाय के गोबर से बनी टाइल्स की मांग ज्यादा रहती है। घर में इन टाइल्स को लगाने से कमरे का तापमान 7 से 8 डिग्री कम हो जाता है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, इसीलिए इसे लोग देसी एसी भी कहते हैं। गोबर की टाइल्स बनाने के लिए गोबर के साथ चूने का मिश्रण, जिप्सम, टाइल्स बनाने का सांचा और मिश्रण के लिए मशीन की जरूरत होती है। सांचे के माध्यम से अलग अलग साइज की टाइल्स बनाकर इन्हें अच्छे से तेज धूप में सुखाया जाता है। सूखने पर टाइल्स काफी हल्की हो जाती है और सूखने पर इस पर पानी का भी कोई असर नहीं होता। आजकल इसकी मांग टूरिस्ट प्लेस और फार्म हाउस में काफी बढ़ गई है। मानसून सीजन में फाइबर से भरपूर ककोड़ा की खेती करके किसान भाई अच्छा लाभ कमा सकते हैं। देश में ककोड़ा की खेती कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान आदि राज्यों में की जाती है। मानसून सीजन में होने वाली इस सब्जी से किसान भाई अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जंगलों में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। ककोड़ा की बाजार में काफी मांग रहती है और इसके भाव भी अच्छे मिलते हैं। ककोड़ा को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसमें मोमोरेडिसिन तत्व पाया जाता है, जिससे इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं। इसीलिए इसे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना गया है। ककोड़ा बेल रूपी फसल है। इसका बीज भी जंगलों में ही मिलता है। यही कारण है कि इसकी सप्लाई भी जंगल से ही की जाती है। सीजन खत्म होते ही पके ककोड़े के बीज गिर जाते हैं। फिर जब पहली बारिश होती है तब इसकी बेल फैलने लग जाती है। इसकी खेती का उचित समय जून जुलाई का महीना होता है। इसमें इसकी फसल काफी तेजी से बढ़ती है, लेकिन इसकी खेती के लिए खेत में पानी के निकास की उचित व्यवस्था होना जरूरी है। थर्मल प्लांटों के कचरे से बने जिप्सम से क्षारीय भूमि यानी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जाएगा। अब कोयले से चलने वाले थर्मल प्लांटों से निकले कचरे से बना जिप्सम किसानों के लिए वरदान साबित होगा। वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक सफलता से देश की 3.77 मिलियन हेक्टेयर क्षारीय भूमि में सुधार संभव हो सकेगा। यानी इसके जरिए देश भर के लाखों किसानों की फसलें लहलाएंगी। यही नहीं, क्षारीय यानी बंजर टाइप भूमि पर भी बढ़िया खेती हो सकेगी। और ये सब संभव हो पाया है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों की बदौलत। वैज्ञानिकों के अनुसार किसान जिप्सम का प्रयोग करने से बंजर भूमि से 2.5 से 3 गुना तक फसल पैदा कर सकेंगे। यही नहीं, वेस्ट कचरे के कारण पर्यावरणीय नुकसान भी नहीं हो पाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिप्सम की देश भर में भारी कमी है। अभी तक खदानों से ही इसे लिया जाता रहा है। खदानों वाला जिप्सम गुणवत्ता के लिहाज से अच्छा नहीं होता। कचरे से बने जिप्सम के रेट भी बाजारों में मिलने वाले जिप्सम से कम होंगे। संस्थान की वैज्ञानिक डॉक्टर पारुल सुंधा ने बताया कि थर्मल प्लांटों से निकले जिप्सम का उपयोग अब तक भवन निर्माण सामग्री आदि में ही किया जाता रहा है, लेकिन अब इसका उपयोग क्षारीय भूमि में सुधार के लिए किया जा सकेगा। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान साथियों, कहते हैं कि स्थान, पहचान और सम्मान, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति अपने जीवन में पाना चाहता है, लेकिन इसके लिए करनी होती है हमें कड़ी मेहनत और कड़ा संघर्ष, और तब जाकर हमें सफलता मिलती है। ऐसे ही हैं हमारे एक प्रगतिशील युवा नवाचारी किसान मोहम्मद असलम जी। इनकी सराहना अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में भी की, और 100वें एपिसोड को पूरा होने में इन्हें विशिष्ट अतिथि के तौर पर दिल्ली में आमंत्रित किया गया। क्या रहा इनका नवाचार, किस तरह से इन्होंने खेती किसानी को आगे बढ़ाया? तो किसान साथियों, आइए कृषि दर्शन के मंच पर हम स्वागत करते हैं अंता बारा बोजाखेड़ी गांव के हमारे प्रगतिशील युवा किसान मोहम्मद असलम जी का। मोहम्मद असलम जी, कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। मोहम्मद असलम जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई
क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में आपका जिक्र किया, आपके कार्यों की सराहना की, आपने जो भी खेती किसानी में नवाचार किए उसकी सराहना की। तो सबसे पहले तो हम आपसे आपकी जो अनुभव यात्रा है उसके बारे में जानना चाहेंगे कि किन कार्यों के लिए आपको सराहना मिली है। धन्यवाद दीपा जी। मैं किसान परिवार का सदस्य हूँ, तो बचपन से ही ये देखा है कि किसान किस प्रकार पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है पर उसको उसके उपज का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता है। तो मन में एक चीज़ थी कि कुछ बदलाव आना चाहिए। तो फिर मुझे एफपीओ में कार्य करने का एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं एफपीओज़ में सीईओ के पद पर कार्य करने में जुटा। तो जब मैंने एफपीओज़ के किसानों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया, जिससे उनको डेली मंडी भाव, सरकार की जो भी योजनाएं निकलती है उनको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाया। और जो गवर्नमेंट की स्कीम से जैसे सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र का जो भी सब्सिडी के जो अनुदान बीज आते हैं उनको फार्मरों तक पहुंचाया। जो मेरे द्वारा किए गए कार्य की माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में सराहना की। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही प्रसार भारती और डीडी राजस्थान का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इस प्रोग्राम में बुलाया और सभी देशवासियों को मतलब मुझे अवगत करवाने का मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी, आपने असलम जी अपना सूक्ष्म परिचय भी दिया कि कैसे आप जो है नवाचारों के माध्यम से मन की बात तक पहुँचे। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप और भी कई तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं, तो वर्तमान में भी आपकी कौन कौन सी खेती किसानी के संदर्भ में गतिविधियाँ चल रही हैं? वर्तमान में मैं भारत सरकार की नोडल एजेंसी SFSC और बायर क्रॉप साइंस के साथ मिलकर एफपीओ फॉर्मेशन के कार्य में जुटा हुआ हूँ। नए एफपीओज निर्माण में मैं लगा हूँ और जो पुराने एफपीओज हैं उनको मार्गदर्शन देने का मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैं राजस्थान एफपीओ कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे कार्य कर रहा हूँ, जिसमें राजस्थान में मुझे 10 लोकेशन पे काम करने का मौका मिला है। अजमेर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, बीकानेर और अलवर, इन सब लोकेशन पे मुझे कार्य करने का मौका मिला है, जिससे मेरे पास जो अनुभव साझा है, तो मैं इन लोगों के साथ मेरा अनुभव साझा कर रहा हूँ और इनको भी मैं जिस तरह से कार्य कर रहा हूँ वो इनको मार्गदर्शन देता हूँ, ताकि ये एफपीओज भी बहुत टर्नओवर पर जाए और काफ़ी ग्रोथ करें और जिससे किसानों को काफ़ी बेनिफिट हो, काफ़ी लाभ मिले। मोहम्मद असलम जी, अभी आपने जिक्र किया SFAC का, यानी कि स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम का, जिससे आप जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही आप कई तरह के नवाचार कर रहे हैं, जैसे कि डेली मंडी भाव है, सेंट्रल और स्टेट की जो स्कीम्स है, सब्सिडीज़ है, उसके बारे में भी आप बता रहे हैं। अभी आप एफपीओ से भी जुड़े हुए हैं, तो जानना चाहेंगे आपसे कि एफपीओ से किसानों को आप कैसे फ़ायदा पहुँचा रहे हैं? एफपीओ से किसानों को जुड़ने में बहुत लाभ है। जैसे जो छोटे मार्जिनल फार्मर है उनको मतलब काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि वो मतलब स्विंग से लेकर उसको हार्वेस्टिंग तक का काम वो अकेला किसान के लिए बहुत कठिन परिश्रम का काम है। इसलिए उनको एक संगठन के साथ जोड़कर, आज जैसे मान लो कोई चीज़ अपन एक सिंगल चीज़ होती है तो उसको हर कोई मतलब झुका देता है। अगर उसके साथ 10-15 लोग जुड़ जाएंगे, एक संगठन बन जाएगा, तो उसको हर एक व्यक्ति या कोई भी उसको दबा नहीं सकता। तो उससे उसको काफ़ी लाभ मिलता है एफपीओ से जुड़ने से। जैसे उसको डेली मंडी भाव मिल रहा है, डेली मतलब अच्छी क्वालिटी का पेस्टिसाइड और डायरेक्ट कंपनियों से डीलरशिप भी एफपीओज़ को मिल रही है, जिससे किसान को कम रेट पर अच्छी गुणवत्ता वाली सीड्स, फर्टिलाइज़र सब सुविधाएं प्रदान की जा रही है एफपीओज़ के माध्यम से। और एफपीओज़ से जुड़ने से वो मूल्यवर्धन जिससे कहते हैं वो विनिर्माण के भी कार्य में लगे हैं। जैसे वो फूड प्रोसेसिंग में अगर जाना चाहें तो उनके लिए भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीमें, भारत सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं फूड प्रोसेसिंग के ऊपर। तो वो अपने अगर वो उनके प्रोड्यूस का अगर अच्छे से वैल्यू एडिशन करते हैं और उसको मार्केट में लाते हैं तो उसको अच्छा मूल्य प्राप्त होता है किसान को। तो एफपीओ से जुड़ने के अनेक फ़ायदे हैं।
असलम साहब, आपने बात करी कि आप एफपीओ के माध्यम से किसानों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और किसान साथियों, देखिए एफपीओ जो है वो छोटे और लघु सीमांत किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इससे ना केवल किसानों को सब्सिडीज़ मिलती है और कई तरह के पेस्टिसाइड्स वगैरह और भी जो कृषि यंत्र है, उपकरण है, उसमें भी सब्सिडीज़ मिलती है। इसके साथ ही इन्होंने बात करी यूनिटी स्ट्रेंथ की बात करी कि एक साथ मिलकर बहुत सारे किसान जब एफपीओ से जुड़ जाते हैं तो खेती किसानी में काफ़ी अव्वल दर्जे का काम कर सकते हैं। अब आपसे आपके अनुभव यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे कि दिल्ली में भी 100वें एपिसोड जो मन की बात का 100वां एपिसोड था पूरा हुआ, आपको दिल्ली में विशिष्ट अतिथि के तौर पर आपको बुलाया गया। इसके साथ ही आपने दिल्ली में दिल्ली भवन घूमा, आपने राष्ट्रपति भवन घूमा, पीएम भवन संग्रहालय आपने घूमा, तो कैसा आपका अनुभव रहा? जब मुझे प्रसार भारती से लेटर प्राप्त हुआ तो मेरे परिवार वालों को काफ़ी खुशी हुई और मेरे गांव वालों को भी बहुत खुशी हुई। तो मुझे राष्ट्रपति भवन और पीएम संग्रहालय और लाल किला और मेमोरियल वार आदि जगहों पर हमें भ्रमण करवाया गया, जिससे काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला और नए नए लोगों से मिलने का मौका मिला। और मुझे केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का और जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे मिलने का मुझे मौका प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं प्रसार भारती और डीडी दूरदर्शन और मैं भारत सरकार का और राजस्थान सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस नेशनल कॉल मन की बात में मुझे जाने का मौका मिला। असलम जी, प्रसार भारती कॉन्क्लेव के बाद जब आप दिल्ली से लौटे तो जयपुर में भी राजभवन में आपने राज्यपाल जी के साथ चर्चा करी, बातचीत करी, अपने नवाचारों के बारे में विस्तार से बताया। आपको राजभवन में भी जो है आमंत्रित किया गया, तो किस तरह का अनुभव रहा आपका जयपुर में? मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे राजभवन में अपने मन की बात कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और माननीय राज्यपाल जी महोदय जी के सामने मुझे अपने मन की बात कहने का मौका मिला, जिसके लिए मैं प्रसार भारती और डीडी दूरदर्शन और राजभवन के सभी पदाधिकारियों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि मुझे राजभवन में अपने कार्यों के बारे में विस्तार से बताने का मौका मिला और मेरा मतलब आत्मविश्वास बढ़ा और मैं काफ़ी ऊर्जा आई और मैं अभी बहुत उमंग से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो किसान साथियों, देखा आपने कि किस तरह से हमारे प्रगतिशील नवाचारी किसान मोहम्मद असलम जी ने न केवल खेती किसानी में अपने नवाचारों के माध्यम से एक विशिष्ट पहचान बनाई है, बल्कि इनके कार्यों की सराहना मन की बात में भी की गई है। मोहम्मद असलम साहब जी, आप हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में आए और आपने ढेर सारी जानकारी अपने नवाचारों के बारे में, अपनी कृषि यात्रा के बारे में, अनुभव के बारे में, जो आपका जो प्रसार भारती कॉन्क्लेव में आपका अनुभव रहा, राजभवन में आपका जो अनुभव रहा, उसके बारे में आपने जो भी बातें साझा की हमारे किसानों के साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, अभी आप देख रहे थे सफलता की कहानी, अनुभव यात्रा हमारे प्रगतिशील नवाचारी किसान मोहम्मद असलम जी की, जो वाकई में किसी नेशनल हीरो से कम नहीं है और इनके कार्यों की सराहना खुद प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में की है। हमारे ऐसे ही प्रगतिशील किसान मोहम्मद असलम जी की से प्रेरणा लेकर बाकी किसान भी आगे बढ़े, समाज में बदलाव लेकर आए, हम यही उम्मीद करते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम, आज की ये सफलता की कहानी कैसे लिखी, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। और किसान साथियों, अगर आप हमसे डिजिटल माध्यम से जुड़ना चाहें तो उसके लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। किसानों की बात, किसानों के साथ और किसानों का विकास, इन सभी का दर्पण है आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे सफलता की एक नई कहानी को लेकर, खेती किसानी की कुछ नई जानकारियों के साथ, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।